हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे और उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे और बीपीएससी टीचर का एग्जाम और 69th बीपीएससी दोनों का एग्जाम होने वाला है। और उसके लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें जितने भी क्वेश्चन है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आधुनिक भारत का इतिहास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका दोस्तों वो है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था भारत में। तो प्रथम वायसराय जो था दोस्तों वो था अल्मीडा। अल्मीडा के बारे में बात किया जाए तो अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर बनता है और 1505 में ही ये भारत आते हैं। ठीक है, पुर्तगाली वायसराय था और ये पुर्तगाली प्रथम वायसराय था। इससे द्वारा पूछा जाता है एक और क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी पूछा जाता है कि किसके द्वारा चलाया गया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाया गया था वो अल्मीडा के द्वारा ही चलाया गया था। कुछ और फैक्ट है इनके बारे में जो कि हम लोग यहाँ देखेंगे। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक वो क्या रहा था, तो पुर्तगाली वायसराय रहा था। 1505 ईस्वी में इसका भारत पहुंचा था और 1505 में ही पहला वायसराय बना था ये पुर्तगाली का। ठीक है, 1509 ईस्वी में अल्मीडा क्या किया था, तो टर्की, गुजरात और मिस्र इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार किया था। ठीक है, तो पूछा जाए द्वीप पर अधिकार किसके द्वारा किया गया था, तो अल्मीडा के द्वारा। कब, तो 1509 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाली का दोस्तों हिंद महासागर पे सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया था और प्रभाव बढ़ गया था। अंज द्वीप में किला बनवाया। ये भी दोस्तों पूछा जाए कि अंज द्वीप में किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो प्रथम वायसराय जो थे पुर्तगाली फ्रांसिस्को द अल्मीडा उनके द्वारा कराया गया था। और पुर्तगालियों के हित में कोची की राजगद्दी के उत्तराधिकार का जो समस्या था उसका भी समाधान किया था। कोचीन में राजगद्दी को लेकर एक उत्तराधिकार का समस्या उत्पन्न हो गया था, इसको भी दोस्तों अल्मीडा के द्वारा ही सही किया गया था। तो इतना क्वेश्चन आपको अल्मीडा से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का जो उपयोग किया जाता था वो पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली के द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, पुर्तगाली के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये देखिए 65 बीपीएससी 2019 में हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो जहांगीर के द्वारा जो खान का उपाधि दिया गया था वो किन अंग्रेज को दिया गया था, तो कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस जो कि दोस्तों एक अंग्रेजी और जेम्स प्रथम का दूत था। देखिए हॉकिंस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और एक व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था। ठीक है, और 1668 ईस्वी में यह सूरत पहुंचा और 1609 ईस्वी में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट करने के लिए जाता है। तो कहाँ पे जहांगीर से भेंट करता है, तो आगरा में। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब और फिरंगी खान और इंग्लिश खान या फिर कहीं रहता है खान की उपाधि, तो ये सारा उपाधि दिया था किसे, तो कैप्टन हॉकिंस को। किसके द्वारा, तो जहांगीर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो पहला फैक्ट्री खोला गया था वो कहाँ खोला गया था, तो ये खोला गया था दोस्तों सूरत में। कहाँ पे, तो सूरत में। देखिए बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार जाते हैं 1608 ईस्वी में। पिछले क्वेश्चन में देखा ही थे और पूछा भी था। सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वो क्या हुआ था, शुरू में क्या था, असफल हुआ था। ठीक है, सफल नहीं हुआ था। 1611 ईस्वी में क्या होता है, पुर्तगाली के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और वहां पर मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो जाता है। कौन, तो कैप्टन मिडल्टन। कहाँ पे, तो सूरत में। उसके बाद कैप्टन बेस्ट के द्वारा सूरत के बंदरगाह पर विजय प्राप्त किया गया और पुर्तगालियों को यहाँ पे हरा दिया गया। ठीक है, तो पूछा जाए कि स्वाली के युद्ध में
किसने सूरत के बंदरगाह पे पुर्तगालियों को हराया था? तो कैप्टन बेस्ट ने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित हुआ। ठीक है, तो पूछा जाए कि सूरत में फैक्ट्री का जो स्थापना हुआ था किसके शाही फरमान से? तो जहांगीर के शाही फरमान के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने कई और जगह पर भी अपना फैक्ट्री खोला। अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, कई जगह पे इन्होंने अपनी एक सहयोगी फैक्ट्री का स्थापना करते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अंग्रेज पूरे भारत पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो, ये दोस्तों ये भी जेम्स प्रथम का दूत था और ये जहांगीर के समय में ही भारत आया था। ठीक है, 1615 ईस्वी में। पूछा जाए कब? तो 1615 ईस्वी में ये पहुंचा था। कहाँ पे? भारत पहुंचा था जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। ठीक है, ब्रिटेन के राजा, और सूरत पहुंचा था। उसके बाद जनवरी 1616 ईस्वी में ये अजमेर में मिलता है। किससे? जहांगीर का दरबार लगता है अजमेर में 1616 ईस्वी में जनवरी में, और यहीं पे ये उपस्थित होता है जहांगीर के दरबार में और भेंट करता है। ठीक है, किससे? तो जहांगीर से। अगला क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में खोला था? बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और इसका जो आंसर दिया गया बीपीएससी के द्वारा 1632 ईस्वी में। इसके बारे में बोला जाता है कि कोई आधिकारिक मतलब वो प्रमाण नहीं मिला है। जो पटना डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक में इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन बीपीएससी जब क्वेश्चन पूछा था तो इसका जो आंसर बताया था 1632 ईस्वी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पटना में पहली फैक्ट्री कब खुली थी? तो 1632 ईस्वी में। ठीक है, और डचों ने पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है, अभी आप लोग अगर पटना कॉलेज गए होंगे तो पटना कॉलेज का जो उत्तरी इमारत है वहीं पे 1632 ईस्वी में डचों ने फैक्ट्री की स्थापना की थी। बिहार से उस समय जो व्यापार होता था वो मुख्यतः सूती वस्त्र, चीनी और सोरा और अफीम का। सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोरा का व्यापार कहाँ से होता था अंग्रेजों के द्वारा? तो ये बिहार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालीन कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, और इसका जो तत्कालीन कारक था दोस्तों, अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। ये इसका तत्कालीन कारण अगर पूछे तो ये आपको बताना है। ठीक है, और अगर तत्कालीन कारण न हो, डायरेक्ट कारण पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग। अगर कारण पूछे तो ये ऑप्शन टिक करना है, और तत्कालीन कारण पूछे तो डी ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ जो होगा दोस्तों डी ऑप्शन। कर्नाटक का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1746 से लेकर 48 तक ये युद्ध चला था। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये उत्तराधिकार का युद्ध को लेकर 1740 में ये आरंभ होता है और इसकी चिंगारी भारत तक आज पहुंचता है। ठीक है, इसी का विस्तार भारत में ही होता है। भारत में दोस्तों उस समय गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में यह युद्ध होता है और अंग्रेजी सेना फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेता है। अंग्रेज सेना क्या करता है? कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी जहाज़ों पर क्या करता? अधिकार कर लेता है, और यही दोस्तों इसका तत्कालीन कारण बनता है। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी पर सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर देता है। और इसमें पूछा जाता है कि कौन संधि हुई थी? तो एक्स-ला-चैपल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी, और इसी के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो खत्म हो गया था। मद्रास अंग्रेजों को इसके बाद पुनः प्राप्त हो जाता है, और प्रथम कर्नाटक का प्रथम युद्ध को हम लोग कई बार सेंट थोमे के नाम के युद्ध से भी जानते हैं, तो इसको भी याद रखना है। सेंट थोमे का युद्ध किस युद्ध के दौरान हुआ था और या किस युद्ध को बोला जाता है? तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध को। ठीक है, एनी डाउट? नो डाउट। अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। इस युद्ध के साथ ही फ्रांसीसी बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। ठीक है, कुछ युद्ध है जिसको आपको याद रखना है, कई बार क्रम में भी सजाने को दे देता है।
पहला हम लोग देखेंगे अंबर का युद्ध, ये हुआ था अगस्त 1749 ईस्वी में। मुजफ्फर जंग, चंदा साहेब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना। इसमें मुजफ्फर जंग उत्तराधिकार का ही युद्ध होता है ये भी, जिसमें मुजफ्फर जंग और चंदा साहेब और फ्रांसीसी तीनों आपस में मिलकर वेल्लूर के समीप, अंबर एक जगह है वहीं अंबर, और कई बार इसका नाम अंबूर भी दिया रहता है, तो यहीं पे कर्नाटक का जो नवाब रहता है अनवरुद्दीन को पराजित कर देता है और उसको हत्या कर देता है। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन जाता है। उसके बाद क्या करता है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब दोनों मिलकर रह रहे थे, तो मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन जाता है और इसके उपलक्ष्य में जो डुप्ले जो रहता है दोस्तों, वो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा है। डुप्ले, इसको कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में मुगल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेना तैनात कर दिया जाता है जैसे ही फ्रांसीसी सेना। उसके बाद अगला युद्ध जो आपको ध्यान रखना है वो है प्लासी का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लासी का युद्ध पूछा जाए तो जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों अंग्रेज विजय होते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है। इसी युद्ध में दोस्तों मीर जाफर के द्वारा गद्दारी किया जाता है। मीर जाफर जो था दोस्तों सेनापति था सिराजुद्दौला का, लेकिन ये अंग्रेजों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो जाता है। तो पूछा जाए पूरे बंगाल पर नियंत्रण किस युद्ध के बाद हो जाता है, तो प्लासी के युद्ध के बाद। इसमें अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया जाता है, तो मीर जाफर को। ठीक है, नवाब बनने के बाद मीर जाफर जो है अंग्रेजों की सेवा के लिए 24 परगने की जिम्मेदारी पुरस्कार में दे देते हैं और क्लाइव को 2,34,000 रुपये पाउंड की निजी भेंट देते हैं बंगाल में। ठीक है, उसके बाद अगला युद्ध जो आपको ध्यान रखना है वांडीवास का युद्ध। ये जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज जो है वो विजय होते हैं और फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व पूछा जाए वांडीवास के युद्ध में कौन कर रहा था, तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे सर आयट कूट के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो आयर कूट, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहे थे काउंट डी लाली के द्वारा। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप लोग सारा इसको अच्छे से करते जाइए। ठीक है, उसके बाद अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था अक्टूबर 1764 ईस्वी में। इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच, तो मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, याद रखिएगा ये सिराजुद्दौला नहीं है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और जो कि प्लासी के युद्ध में था। सुजाउद्दौला ये बक्सर के युद्ध में। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तीनों की संयुक्त सेना थी और इसमें संयुक्त सेना की हार हो जाती है, अंग्रेज विजय हो जाते हैं। और इसमें पूछा जाए कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के द्वारा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया जा रहा था। बक्सर के युद्ध में प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा देता है। कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध जो है, जो प्लासी के समय अंग्रेजों ने पहली विजय प्राप्त की थी निर्णायक, उसके युद्ध को मुहर लगा देता है और मुगल सेना जो कि उस समय सबसे शक्तिशाली थी वो भी पराजित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। पहले हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, आंसर बताइए जल्दी कमेंट में। तो स्वाली के युद्ध में अंग्रेज ने हराया था किसको, कौन अंग्रेज था जो कि हराया था पुर्तगालियों को, तो ये था थॉमस बेस्ट। ठीक है, और ये हुआ था 1611 ईस्वी में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये वाला डिस्कशन हम लोग पढ़ चुके हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था, तो बिहार से। अगर बिहार ऑप्शन में ना रहे तो बंगाल मार लीजिएगा। ठीक है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा जो प्राप्त होता था और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, और सूती वस्त्र भी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु, फिर से वही क्वेश्चन देखिए बीपीएससी बार बार पूछा है क्वेश्चन 2005 में,
1995 में ये भी कहाँ पे हुआ था, तो बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि दोस्तों, इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। ये बनाया था मोहम्मद राजा खान को, मोहम्मद राजा खान। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। और राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी अगस्त 1765 ईस्वी में। पहली संधि भी इसी समय हुई थी। पहली संधि जो हुई थी वो अवध के जो नवाब थे, ये संधि जो हुई थी मेनली जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद। तो पहली संधि जो हुई थी दोस्तों वो सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था उसके साथ, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी भगोरे शाह आलम जो मुगल बादशाह शाह आलम था उसके द्वारा, इसके द्वारा। और ये अंग्रेजी संरक्षण में आ जाता है प्लासी के बक्सर के युद्ध के बाद, हारने के बाद। शाह आलम ने 12 अगस्त को एक फरमान जारी करता है और दबाव में आके कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी दे देता है, ठीक है। कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए निजामत देगा और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। कंपनी ये बोलती है कि आप हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दे दो। दे दिया कंपनी को कौन? तो शाह आलम द्वितीय। कंपनी ने इस दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त करते हैं। मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए जो उप दीवान नियुक्त करते हैं वो है मोहम्मद राजा खान, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार के लिए जो थे वो थे राजा सिताब राय। तो अगले एग्जाम में हो सकता है ये क्वेश्चन भी देखने को मिले, तो आप लोग दोनों को नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही मोहम्मद राजा खान को दोस्तों उप निजाम का भी काम दिया गया था, ठीक है। दीवानी का कार्य मतलब होता है भू राजस्व संबंधी काम और निजामत का मतलब होता है न्याय संबंधी काम, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दीवानी का मतलब होता है कि भू राजस्व संबंधी जो भी काम है वो हुए, और निजामत का मतलब हुआ जो न्याय वाला संबंधित काम है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? चलिए आंसर बताइए जल्दी से। तो ये प्रदान किया गया था, कब किया गया था? तो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था। पहले देखे ही है इसका डिस्कशन, सेम डिस्कशन है, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने बंगाल को बिहार, उड़ीसा का दीवानी दे देता है। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक है। शाह आलम द्वितीय संपूर्ण जीवन आपदा से घिरा रहा। 1788 ईस्वी में इसको अंधा कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस मुगल शासक के दौरान दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो शाह आलम द्वितीय के दौरान। ईस्वी पूछे तो कब? तो 1803 ईस्वी में। 2 उत्तराधिकारी इसके हुए, उसके बाद अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय इसी बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। ये अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों 1857 की क्रांति में भाग लिया था और इसे रंगून भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इतना क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया जाता है। ये बहादुर शाह जफर के नहीं, यहाँ पे दोस्तों शाह आलम द्वितीय होना चाहिए। शाह आलम द्वितीय के समय में जो मुगलों का जो साम्राज्य की सीमा थी वो चांदनी चौक से लेके पालम तक था, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह की बात करें तो रंजीत सिंह जो थे दोस्तों पंजाब के शासक थे और सिखों के सुकरचकिया मिसल, सिखों को दोस्तों 12 मिसल में विभाजित किया गया था और इसी में से एक मिसल था सुकरचकिया मिसल, जिसके शासक थे रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा। शाह शुजा जो था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, अफगान का था। अहमद शाह अब्दाली जानते ही हैं, पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था पहले, लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली मर जाता है तो यहाँ पे सिख शेष मिसल का अधिकार हो जाता है। रंजीत सिंह 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली
का पौत्र है शाह शुजा और इसे काबुल की गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसे शीघ्र ही क्या किया जाता है, काबुल की गद्दी से उतार दिया जाता है। उसके बाद शाह शुजा क्या करता है, रंजीत सिंह से मदद मांगता है और शाह शुजा ने काबुल पर राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगता है। और उसके बाद कोहिनूर ए हीरा, कोहिनूर ए नूर, जिसको कोहिनूर हीरा बोला जाता है, ये भेंट दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो टीपू सुल्तान ये मैसूर का शासक था, इसका जो राजधानी था वो था दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में बनाया था। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र होता है और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपना राजधानी बनाया था। इन्होंने जैकोबियन क्लब की भी स्थापना किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही उसने फ्रांस मैसूर में मैत्रिक प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था अपने श्रीरंगपट्टनम राजधानी में। ठीक है, और ये दूत मंडल भी खोले थे विदेशों में, अरब, कस्तूनिया, आधुनिक इस्तांबुल। ये टीपू सुल्तान, जिसे बंगाल का शेर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो की थी दोस्तों, ये किसके साथ, तो टीपू सुल्तान के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। मैसूर युद्ध की बात करें तो 4 मैसूर युद्ध होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज पूर्ण रूपेण मैसूर पे कब्जा कर लेता है। तृतीय आंग मैसूर युद्ध की बात करें तो 1790 से 92 तक चलता है और इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, 1792 ईस्वी में। इस संधि के बाद अंग्रेजों को अंग्रेज जो थे उस समय कर्नवालिस थे, जो कि गवर्नर था, और मैसूर से टीपू सुल्तान इसमें शामिल हुए थे। इसके अनुसार टीपू को दोस्तों देश का 1/2 भाग, मतलब आधा भाग अपना अंग्रेजों को देना पड़ गया था। ठीक है, इसके बाद 3 करोड़ रुपए भी दिए थे और टीपू का जो 2 पुत्र था वो भी अंग्रेज के कब्जा में चला गया था। कर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी किया था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु कर दिया। ठीक है, और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ठगी प्रथा का उन्मूलन या ठगी प्रथा का अंत पूछे या ठगों का उन्मूलन पूछे, ये जो किया गया था ये किया गया था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और किसके समय में वाइसराय कौन था, तो ये विलियम बेंटिक के समय में किया गया था। ठीक है, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी शामिल थे। ठीक है, सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों दोस्तों किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा खत्म किया गया था। ठगी प्रथा की बात करें तो कैप्टन सलीमन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया गया था और इसी के नेतृत्व में ठगी प्रथा समाप्त किया गया था। ठीक है, और 1837 ईस्वी में यह समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो लागू किया गया था या द्वैध शासन बोल लीजिए, तो ये लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और पूछे कब, तो 1765 ईस्वी में। देखिए ये 2020 ईस्वी में पूछा गया था। द्वैध शासन की बात करें तो इसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में हुआ था 1765 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन व्यवस्था जो द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया गया। तो पूछा जाए शुरू किसके समय में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में, और अंत जो हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय 1772 ईस्वी में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस दोहरी शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान की आज्ञा दी कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध अपने हाथ में ले। वारेन हेस्टिंग्स ने 2 उप दीवान मोहम्मद राजा खान और राजा सिताब दियाई को पद से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो द्वैध शासन का जनक पूछे तो सर लियोनिस कार्टिस, सर लियोनिस कार्टिस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। द्वैध शासन लगाया किसके द्वारा गया था, तो क्लाइव के द्वारा। क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में। हटाया किसके द्वारा गया, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 ईस्वी में। तो सारा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम जो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करने का कोशिश करेंगे और डिटेल पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि बीपीएससी इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन दाएं बाएं पूछे तो आपको क्वेश्चन बन जाए। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम इसको फिर से कवर करेंगे। 3 से 4 पार्ट में हम इसको डिटेल में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया आपको कवर करा देंगे, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट ऑप्शन भी कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से डिटेल पढ़ने से फायदा होगा आपको कि बीपीएससी अगर सेम ना पूछ के इसके अगल बगल से भी क्वेश्चन पूछेगी तो आप बना सकते हैं। इसलिए ये घटना चक्र के बुक में इस तरीके से दिया रहता है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।